आज़ादी के 75 साल बाद भी ये हाल है कि कहीं खड़े होकर के आदिवासियों के सिर पर पेशाब कर देना, दलितों के शरीर में मलमूत्र का लेप कर देना। जैसे कि बावन मेश्राम जी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, राजकुमार सैनी जी हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं, तो क्या भविष्य में भी आप उनके साथ मिलकर आगे काम करना चाहेंगे? जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ काम करने में हमें कोई दिक्कत परहेज नहीं है। भाजपा के लोग अन्नदाता भगवान कहते हैं, उस अन्नदाता भगवान को दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत घृणित कार्य है। एक सवाल और है कि ईवीएम को लेकर लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना? हर जगह बैलेट पेपर वोटिंग में कांग्रेस नंबर 1 थी, ईवीएम में भाजपा बाजी मान ली जाती, तो इसका मतलब है ये जीत भाजपा की नहीं है, ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। मोदी जी को तो मैं मानता हूं कि अब तक के सबसे विफलतम प्रधानमंत्री। तो 80 करोड़ गरीबों के देश में प्रधानमंत्री जी अगर ये बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हम समझते हैं इससे महाझूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2017 में कालिदास मार्ग खाली किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगाजल से धुलवाया, क्योंकि अखिलेश यादव बैकवर्ड समाज के थे। आज़ादी के बाद भाजपा एक ऐसी विफलतम सरकार है जो देश को भी बेचने का पाप कर रही है। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस के लोग किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहते हैं, तय उन्हें करना है। हमारे साथ इस समय खास मेहमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को छोड़कर ऐसा कोई पद नहीं है जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ना रहे। 5 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री और 3 बार के नेता प्रतिपक्ष और 2 बार के एमएलसी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत लंबा आपका अनुभव है। आप बसपा, सपा, भाजपा सभी दलों में रह के अब आपने राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी बनाई। राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी की अब किस तरह से आप आगे काम करेंगे? आज जिस तरीके से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, साजिश के तहत इनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, यहाँ तक कि इनके साथ सामाजिक और राजनीतिक ईर्ष्यावश तरह तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उत्पीड़नात्मक घटनाएं बेताशा बढ़ी हैं, सत्ता शासन में हिस्सेदारी से भी इनको वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माध्यम से हम उन सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को, जो कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम किए हैं, चलते थे, या मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के सहयोगी रहे, साथी रहे, उनको गोल बंद करके हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और महापुरुषों की विचारधारा पर चल करके हम न केवल इन सबको सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाने, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा भी करें, राष्ट्र के विकास में इनकी अहम भूमिका हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। आज जिस तरीके से हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों में प्रमुख रूप से ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले जी, आबिदा शेख जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, संत गाडगे जी, उत्तर भारत में रामसु वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू शहीद जगदेव कुशवाहा जी, और सामाजिक परिवर्तन के महानायक के रूप में
इन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले मानवर काशीराम साहब जी की विचारधारा पर काम करके हम इनको राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करेंगे। समान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ सत्ता सदन में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करेंगे और हमारा फार्मूला मानवर काशीराम जी का ही रहेगा, जो उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस हिसाब से मैं सबको समानुपातिक समुचित प्रतिनिधित्व भी दिलाने का प्रयास करूंगा। रही बात, जैसा कि आपने कहा कि विभिन्न पार्टियों में रह करके आज इस मुकाम पे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन एवं लॉ करने के बाद जब मैंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा तो शुरुआती दौर से ही मैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित था, उनके विचारों से प्रभावित था। तो स्वाभाविक रूप से हमारी टकराहट कभी भी किसी से हुई है तो व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं रही। जो भी टकराहट हुई है वो वैचारिक हुई है। मेरे किसी पार्टी में आने और जाने का मुख्य कारण केवल वैचारिकी ही उसका आधार रहा और वैचारिकी से तालमेल न खाने पर मैं किसी को भी छोड़ने में रंच मात्र भी देर नहीं किया। तो इसीलिए हमने कहा कि बार बार टकराने की नौबत ना आवे, तो अपनी विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की थाती है, विरासत है, जिसको हम संभाल करके लेके चलना चाहते हैं, जिस पर हम काम करते आए हैं, क्यों ना उस विचारधारा की एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाए। और उसी क्रम में मैंने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन किया है। जैसे कि सर आपने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी गठन किया, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, सोशलिस्ट जो शब्द है सर वो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने सबसे पहले सोशलिस्ट समाज दल बनाया था। इधर आप सर, आप मान्यवर साहब की बात भी करते हैं, तो क्या माना जाए सर आप उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को जोड़ने की शुरुआत कर दी आपने? देखिए, कुल मिलाकर के जो भी हमारे सामाजिक परिवर्तन के चिंतक थे उन सब की सोच कमोबेश एक जैसी थी। जैसे बहुत पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। यानी देश में जो बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक है कौन? आदिवासी, दलित, पिछड़े देश की महिलाएं, सबको मिला लिए तो इनकी आबादी 90-95% हो जाती है। उसी प्रकार से जब लोहिया जी का मूवमेंट चला तो उन्होंने भी एक नारा दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जबकि वो पिछड़े तक ही सीमित थे, SC ST पर उनकी नजर नहीं गई थी, तो उन्होंने भी कमोबेश नारा तो दिया वैसा ही कि पिछड़ा पावे 100 में 60। जब शोषित संघ और बाद में शोषित समाज दल बना तो बाबू जगदेव प्रसाद जी और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, इन लोगों ने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी क्रम में आगे चले मानवर काशीराम जी, तो उन्होंने 85 बनाम 15 का नारा दिया। मैंने भी जब समाजवादी पार्टी में पहले दिन कदम रखा तो इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए मैंने भी एक नारे का इजाद किया था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। तो कुल मिलाकर के सोच हमारे महापुरुषों की कमोबेश एक थी। हम अपने उन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को अपनी
थाती और विरासत समझकर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जन जन में ले जाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। और उसी के आधार पर हम उन सभी लोगों को जिसके सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है, सत्ता शासन में हिस्सेदारी देने में आनाकानी की गई है, हजारों साल तक जिनको बदतर जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हों, 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हों, तब भी आज कहीं आदिवासियों पर कुछ सिरफे लोग पेशाब करते नजर आते हैं, कहीं किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके वो अपनी बड़प्पन का इजहार करने की कोशिश करते हैं। आज़ाद भारत में ऐसी बात है? आज़ाद भारत के वो भी हम जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी आज़ादी के 75 साल बाद भी ये हाल है कि कहीं खड़े होकर के आदिवासियों के सिर पर पेशाब कर देना, दलितों के शरीर में मलमूत्र का लेप कर देना, यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च हमारी संवैधानिक प्रमुख, देश की राष्ट्रपति, प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज की महिला है। इसके पहले तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दलित समाज के थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2017 में कालिदास मार्ग खाली किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगाजल से धुलवाया क्योंकि अखिलेश यादव बैकवर्ड समाज के थे। तो जब आज भी इस प्रकार का सड़ी गली मानसिकता है, कुछ लोग आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने में ही अपना सम्मान समझते हैं, कुछ लोग महिलाओं का तिरस्कार करने में भी अपना सम्मान समझते हैं, तो ऐसे छोटी सोच, ऐसे ऊंची सोच वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इज्जत आपको प्यारी है, सम्मान आपको प्यारा है, भूख आपको लगती है, तो औरों को भी सम्मान चाहिए, औरों को भी इज्जत चाहिए, औरों को भी भूख लगती है, उन्हें भी रोटी चाहिए। हम किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के नज़रिए में हम सभी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, पंथ से ऊपर उठकर हम सब एक हैं। जब हमारा भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को धर्म, जाति, पंथ, लिंग, स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, तो ऐसे गंदी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, मानवता विरोधी लोग अगर आज भी इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं न कहीं गलत ही नहीं है, बहुत गलत है। और साथ ही साथ ये आज भी अमानवीय व्यवहार करने वाले लोगों को मेरा नसीहत भी है कि इस प्रकार की उच्छृंखलता से बाज आएं, ओछेपन से बाज आएं, क्योंकि किसी को अपमानित करने से आपका सम्मान नहीं बढ़ना है। आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। जैसा कि सर आपने अखिलेश यादव जी की बात की, आपके पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदुओं का अपमान करते हो, और धर्मेंद्र यादव जी कहते स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदुओं का अपमान करते थे और हम समाजवादी पार्टियों को भी ऐसा करने कहते थे। इस पर आपको क्या है? देखिए, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, मैं उसको बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं जो कहता हूँ भारतीय संविधान के परिधि में कहता हूँ, इंसानियत के सम्मान के लिए करता हूँ। हम दलित, आदिवासी, पिछड़े या महिला के रूप में अगर पैदा हुए हैं तो इसलिए नहीं पैदा हुए कि हमें कूड़ा करकट माना जाए, हमें जानवर से बदतर समझा जाए। हमें भी, हमारे वर्ग को भी, हमारे लोगों को भी सम्मान स्वाभिमान चाहिए, सत्ता शासन में हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए अगर धर्म के आड़ में कोई भी हमें गाली देगा, हमें नीच कहेगा, हमें अधम कहेगा, हमें अपमानित करने की बात करेगा, हमें मारने पीटने की बात करेगा,
हमें नीच से भी नीच करार करने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक रूप से हर स्वाभिमानी व्यक्ति उसका प्रतिकार करेगा। और इसीलिए धर्म के नाम पर हम इंसानियत का कत्लेआम नहीं होने देना चाहते, धर्म के नाम पर संविधान का कत्लेआम नहीं होने देना चाहते, धर्म के नाम पर हम किसी को नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित या नीच से भी नीच का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। और अगर कोई इसको बुरा मानता है तो उसको मुबारक, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। सर, जैसा कि आप ब्राह्मणवाद पे लेकर लगातार आपने बात करी और आप कहते भी हैं आखंड पाखंड पे, अंधविश्वास पे आप बात करते आ रहे हैं। पाखंडवाद और अंधविश्वास कई सारे ऐसे और भी लोग हैं, जैसे कि बावन मेश्राम जी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, राजकुमार सैनी जी हरियाणा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं। तो क्या भविष्य में भी आप उनके साथ मिलकर आगे काम करना चाहेंगे या उनसे आपकी बात हो रही संकल्प? देखिए, कुल मिलाकर के जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ काम करने में हमें कोई दिक्कत, परहेज नहीं। अगर समान विचारधारा के लोग समान प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हैं तो हमें खुशी होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आज नहीं तो कल जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको एक साथ खड़ा होना चाहिए। सर, आपका जैसे कि अभी आपने नई पार्टी बनाई तो इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या, जैसे आपने बोला भी कि हम इंडिया अलायंस जाना चाहेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे कि भाजपा को फायदा हो, तो इंडिया अलायंस के लिए आप क्या? कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलना बंद हो गई, करोड़ों नौजवानों के सामने रोटी और रोजी का खतरा मंडरा रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग आज तक किसानों को वाजिब मूल्य तो नहीं दिला पाए, एमएसपी घोषित करने के बजाय उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा उन पर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, रबर की बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है कि वो किसी दुश्मन देश के लोगों से लड़ रहे हैं। अपने ही देश जिस किसान को भाजपा के लोग अन्नदाता भगवान कहते हैं, उस अन्नदाता भगवान को दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत घृणित कार्य है। इसी के साथ ही साथ जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे छोटे मझोले मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, जो छोटे ज़िलों के ज़िला मुख्यालयों पर, तहसीलों में, ब्लॉकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आज ये सरकार उनको तो पहले जीएसटी के माध्यम से आर्थिक शोषण किया, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ रही है। यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अंतर्गत दिए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिए गए पिछड़ों को 27% का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है। यानी संवैधानिक व्यवस्था की भी हत्या की जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को कुचलना जा रहा है, लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित, परेशान और जेल भेजा जा रहा है। आज़ादी के बाद भाजपा एक ऐसी विफलतम सरकार है जो देश को भी बेचने का पाप कर रही है। जैसा कि देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी बेच दिया गया। यानी जिन सरकारी विभागों में कभी नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, वो सरकारी विभाग, संस्थान, उपक्रम निजी हाथों में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है
भारतीय जनता पार्टी इस देश में थैली शाहों को बढ़ावा दे रही है, तानाशाही रास्ते पर चल रही है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, महंगाई से लोगों को मुक्ति दिलानी है। तो भाजपा को हटाना होगा, हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए मैंने एक नारा भी दिया है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। और इसीलिए इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है। हमारी कोशिश है, आगे भी रहेगी, कि इंडिया अलायंस सशक्त हो। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस के लोग किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहते हैं, तय उन्हें करना है। सर, एक सवाल और है कि ईवीएम को लेकर लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बेतहाशा हर प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इकट्ठा किया गया धन असंवैधानिक है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड से इकट्ठा किया गया धन असंवैधानिक है, तो उसके माध्यम से कराए गए सभी कार्य भी अवैधानिक है। 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने वसूली किया है, तो उसको तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब इतना जबरदस्त लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हैं, तो ईवीएम तो टेक्नोक्रेट जो है उनके दाएं बाएं हाथ का खेल है, कभी भी उसमें कोई भी हेरफेर कर सकते हैं। और उसका एक जीता जागता प्रमाण भी है कि एम्प्लॉइज का ज़्यादातर वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से होती है, या जो बाहर हैं वो बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करते हैं। तो बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा हमेशा पीछे हो जाती है। जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1 थी। लेकिन जब ईवीएम खुला तो वहां पर बीजेपी बाजी मार दी जाती है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हर जगह बैलेट पेपर वोटिंग में कांग्रेस नंबर 1 थी, ईवीएम में भाजपा बाजी मान ली जाती। तो इसका मतलब है ये जीत भाजपा की नहीं है, ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। ईवीएम से जीत रहे हैं स्वाभाविक रूप से, ये ईवीएम के तिकड़म से है। इसमें कहीं ना कहीं ये कोई खेल करते हैं, और जिस खेल का इनको फायदा मिल जाता है, हर जगह इनके ईवीएम के माध्यम से जीतने का इनका फार्मूला चल रहा है। और यही कारण है, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि इस पार्लियामेंट में हमें 400 प्लस सीट लानी है। बाद में मोदी मीडिया, गोदी मीडिया उसी को जस्टिफाइड करने के लिए उसी आंकड़े के मुताबिक अपनी रिपोर्टिंग भी करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ जब काउंटिंग के 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वही काउंटिंग के बाद रिजल्ट में आता है। इसका मतलब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं मैनेज, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, सरकार, ये सब एक साजिश के तहत पहले से पब्लिक में अपनी गलती को जस्टिफाइड करने के लिए एक जैसा योजनाबद्ध तरीके से
अपना एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं कि जो मीडिया ने कहा वही हुआ। सर एक आखिरी सवाल सर आपसे, विपक्ष के पास प्राइम मिनिस्टर का कौन कैंडिडेट बेहतर कैंडिडेट हो सकता है जो मोदी जी के सामने टक्कर सकता है सर? देखिए, यहाँ पर मोदी जी से पहले भी बहुत एक से एक नायाब अच्छे कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री पैदा हो चुके हैं। मोदी जी को तो मैं मानता हूं कि अब तक के सबसे विफलतम प्रधानमंत्री, क्योंकि जब देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को इजराइल नौकरी करने जाना पड़ रहा है और साथ ही साथ किसान ददर की ठोकरें खा रहा है, भुखमरी से लोग लाचार हैं, यहाँ तक कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। तो 80 करोड़ गरीबों के देश में प्रधानमंत्री जी अगर ये बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हम समझते हैं इससे महान झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज लोकतंत्र कुचला जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो हम तो समझते हैं विफलतम मुख्य प्रधानमंत्री। जितने भी इसके पहले प्रधानमंत्री बने सब एक से बढ़ करके एक अच्छे और बेहतरीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। किसी के ज़माने में संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई गई, देश नहीं बेचा गया, लोकतंत्र नहीं कुचला गया। आज तो वो सब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। इसलिए कौन प्रधानमंत्री होगा, पार्लियामेंट चुनाव में सांसद चुन के आएंगे, वो तय करेंगे। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने का ईगो लेके कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे। इसके पहले भी जब कभी जनता पार्टी बनी थी, जनता दल बना था, तो उसमें भी प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं था। चुनाव के बाद सांसदों ने अपने नेता का चुनाव किया था और जिसको नेता चुना वही प्रधानमंत्री बन गया। तो आप लोगों ने सुना, ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इन्होंने कहा कि जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जो गलतियां हो चुकी हैं उन गलतियों सुधारने के लिए वो आगे ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एक नया रास्ता बनाया। और इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस समय इस देश के सबसे विफलतम प्रधानमंत्री। उनके समय में नौजवान बेरोजगार हैं, किसान सड़कों पर, सभी लोग कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संविधान धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय देश के सबसे विफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। आप लोगों की क्या राय, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।